अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ शहर लाहौर में। मेरे साथ एक नौजवान जिसकी उम्र 23-24 साल है। इनका नाम मोहम्मद अरसलान है। इनका ताल्लुक़ लाहौर के इलाके चुंगी अमर सद्दू से है। जी नाज़रीन कराम, इनकी एक नौजवान लड़की के साथ दोस्ती होती है। इनका रिलेशन तकरीबन 4 साल चलता है। इनके बकौल वो लड़की इनकी जेब ढीली करती रही, पैसा खाती रही। जब शादी की बात आई, निकाह का टाइम आया, तो उस लड़की ने इन्हें अपने घर बुलाया और अपने भाइयों के साथ और कज़नों के साथ मिलकर इस नौजवान पर इतना तशद्दुद किया कि ये नौजवान ना ये अपने कपड़े उतार के ना दिखा सकता है और ना ही लफ्ज़ों में बयान कर सकता है। इनके बकौल इन पर जुल्म का पहाड़ ढाया गया और हॉस्पिटल में थे, एडमिट थे, तो इनसे रब्ता हुआ है। अभी ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, तो भाई साहब का टाइम लिया। मज़ीद आएँ, इनकी ज़िंदगी की दास्तान इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान भाई, कैसे मिजाज हैं आप? मैं तकरीबन यही है कि मुझे गुस्सा वगैरह नहीं आता, तो वो लड़की के लिए तो तकरीबन मैं ना कुछ भी करने के लिए तैयार था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपकी सेहत कैसी है? अब तकरीबन मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। अच्छा, चले जी, मैं शदीद अल्फाज में इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मुझे ये बताएं कि आपकी उस लड़की के साथ दोस्ती कैसे हुई थी? ये लड़की के साथ जी दोस्ती ऐसे हुई थी कि ये मुझे फ़ोन करती थी, तो इसने मेरा नंबर लिया था अपने चाचू की बेटी के फ़ोन से, क्योंकि मेरी पहले बातचीत ना उसके साथ थी। उसके साथ कैसे बातचीत शुरू हुई थी? वो तकरीबन जो हमारा उधर चुंगी का एरिया है ना, ठीक है, उस साइड पे ना अपनी दोस्त के घर में आती जाती थी, तो वहाँ पे तकरीबन हमारा वहाँ पे घर है, तो जी वहाँ से नंबर एक्सचेंज हुए थे। तो उसके बाद जी इसने मुझे बुलाया कि जी मेरी कज़नें कुछ आई हैं जल्लो से, अच्छा। तो जी वो तुम्हें देखना चाहती हैं। तो मैं जब गया तो उसके बाद जी उसने मुझे देखा, तो उसने जी उसके फ़ोन से नंबर निकाल लिया, वहाँ से पैचअप हो गया? वहाँ से पैचअप हो गया, उसने मुझे देख लिया ना, तो बाद में उसने अपनी कज़न के फ़ोन से नंबर निकाला मेरा, तो मुझे जी फ़ोन वगैरह करना स्टार्ट होगी। तो फ़ोन करते करते जी कहती जी उसे छोड़ दो, ठीक है, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी, जो तुम बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे पास पहले ही ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है थी, ठीक है, मैंने उसके साथ शादी करनी थी। इसने जी उसका भी बाज़ीन करती रही, मेरा भी करती रही। वो फिर हमारे में मामलात कुछ ऐसे हुए, लड़ाई झगड़े होते रहे। ये उसे फ़ोन कर करके कहती थी कि जी मैं आज अरसलान को मिलने जा रही हूँ, ठीक है, चुंगी पे जा रही हूँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास। लड़की का नाम क्या था? महविश। अच्छा, महविश के साथ कितना अरसा पहले आपके ताल्लुकात कायम हुए थे? ये तकरीबन 4-4.5 साल पुरानी बात है। अच्छा, ये 4-4.5 साल रिलेशन कायम रहा है आप? ऐसे ही है। तो इस रिलेशन में उसके साथ फिज़िकली भी आपने रिलेशनशिप कायम की होगी और क्या क्या आपस में करते रहे हैं? ज़ाहिर इस बात है, टाइम होता है कि बहुत बड़ा दौरानी है जी, बिल्कुल। 4-4.5 साल एक टाइम होता है, ठीक है। तो ये तकरीबन महीने में हम 3 से 4 दफ़ा मिलते थे, तो पार्क में तो हम तकरीबन महीने में 7 से 8 दफ़ा चले जाते थे। ये ड्यूटी करती थी किसी के घर में, तो जी ये वहाँ से आती थी, तो ये वहाँ पे तकरीबन लेट चले जाती थी, तो ये ज़्यादा देर मेरे साथ ही होती थी। अच्छा, महीने में 3-4 दफ़ा मिलते थे? ऐसे ही है। और 3-4 दफ़ा फिर करीब भी आते थे? 3-4 दफ़ा करीब आते थे, तकरीबन 7-8 दफ़ा पार्कों में हम चले जाते थे। आपको ये नहीं लगता कि ये एक गलत और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं, मैं उसके साथ शादी करना चाहता था, निकाह करना चाहता था। मैंने उसे तकरीबन पहले साल में ही बोल दिया था। तो निकाह के बाद ये फिज़िकल रिलेशन कायम करना चाहिए ना? नहीं, वो इस चीज़ के लिए उस लड़की ने मुझे खुद ही फोर्स किया था। क्या कहती है कि मेरे साथ फिज़िकली कर ले? हाँ, उसने अगर कहा था, आपको भी पता है कि एक लड़की जब इजाज़त देती है तो ये चीज़ें होती हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ थोड़ी ना कर सकता। अच्छा। तो उसके बाद जी 4-4.5 साल ऐसे गुजरते गए। इसने कहा जी मैं अपनी अम्मी से बात करती हूँ, आज करती हूँ, कल करती हूँ, परसों करती हूँ, ठीक है। ऐसे बात करते करते जी 4 साल गुजर गए। तो एंड ये हुआ कि जी इसने एक दिन मुझे अपने घर पे बुला लिया। हाँ, ये वाक़या कैसे पेश आया? उसने खुद बुलाया था घर पे? ये तकरीबन ना 5 मई का वाक़या है। 5 मई का? 5 मई। और आज 5 जून हो चुकी है जी ऐसा, ये 1 माह गुजर गया।
1 महीना गुजर गया। मैं 1 महीना इनका इंतज़ार करता रहा हूँ कि ये जी सारे वाक़या होने के बाद ये शायद फ़ोन करें तो बोलें कि जी हम जो भी गलती हुई है हम उसके लिए माजरत करते हैं। मेरे अकेले गए थे उनके घर? मुझे लड़की ने बुलाया, कहती जी तकरीबन ईद के बाद इसका नंबर बंद हो गया था। ठीक है, ईद से पहले तकरीबन इससे मैंने शॉपिंग वगैरह करवाई है। ईद से 10 दिन पहले कपड़े की शॉपिंग? वो तकरीबन हुई थी 17,000 की। अच्छा, इससे पहले कितनी शॉपिंग्स करवा चुके हैं? वो कोई नोटिस में ही नहीं है। लाखों रुपए खर्च किए हैं उस पे? जाहिर सी बात है, 4-4.5 साल में अगर रिलेशन रहा है तो 4-4.5 साल में अगर 6-7 दफ़ा पार्क में जाना, 3-4 दफ़ा वैसे मिलना, ठीक है, तो पैसे भी लगते हैं। काम क्या करते हैं आप? मैं हेयर सलून का। हेयर सलून का? तो इतनी पैसे कमा लेते हैं हेयर सलून से? मेरे अपने 3 हेयर सलून हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि उसने लास्ट टाइम आपको कब बुलाया और क्यों बुलाया? उसने मुझे तकरीबन 5 मई को बुलाया था। ठीक है, तो कहती जी ईद के बाद उसका नंबर बंद हो गया। ये जो ईद गई थी, छोटी ईद 22 या 23 को ईद थी, छोटी ईद गई है तो उसके 2 दिन बाद इसका नंबर बंद हो गया। तो 5 मई को इसने मुझे फ़ोन किया, कहती जी मेरे घर वाले ना शादी के लिए, रिश्ते के लिए नहीं मान रहे। क्योंकि वो इसलिए नहीं मान रहे मेरे भाई के जी, पहले तुम्हारा रिलेशन मेरे चाचू की बेटी के साथ था, अब वो तुम्हारा रिलेशन मेरे साथ है, तो मैंने शादी की बात किया, वो नहीं मान रहे, तो लिहाजा जी मेरा निकाह कहीं और करने लगे हैं, तो मुझे आके ना यहाँ से ले जाओ, कोर्ट मैरिज करो। हाँ, कोर्ट मैरिज के लिए वो मान गई थी। वो पहले ही हमारे में बात हो गई थी, क्योंकि जब तकरीबन 6 महीने पहले रिश्ते की बात हुई ना, इसने अपनी अम्मी से बात की थी, तो इसकी अम्मी ने कह दिया कि जी भाई तुम्हारे नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले इसका रिलेशन उसके साथ था, तो इस वजह से वो नहीं थे मान रहे। तो कहती जी हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। उसके बाद इसने मुझे 5 मई को बुलाया, कहती जी मुझे आके ले जाओ, मेरा कल निकाह कहीं करने लगे। मैं गया हूँ तो लड़की मेरे पास बाद में आई है, पहले उसके भाई आगे, कज़न आगे, वो तकरीबन 25-30 आए थे। उन्होंने मुझे पहले जी चौक में मारा। अच्छा। ठीक है, जल्लो ये मोड़। रात का वक्त था? ये तकरीबन 8 बजे, पौने 8 का टाइम था। अच्छा। उन्होंने तकरीबन मुझे मारा, तो उसके बाद जी चौक में मुझे मारने के बाद अपने घर पे ले गए। अच्छा। घर पे जाके मारते मुरते रहे। उसके बाद जी उन्होंने मुझे चारपाई के ऊपर बांध के फिर मारा। ठीक है, तो काफ़ी मेरी बुरी हालत हो गई थी। उसके बाद जी किस चीज़ के साथ मारते रहे हैं? डंडों के साथ, पाइपों के साथ? पहले उन्होंने मुझे चपेड़े वगैरह मारी, फिर कुसुन वगैरह मारते रहे। अच्छा। उसके बाद जी कुसुन वगैरह मारते रहे, मेरी पसलियाँ 2 डैमेज होगी, अच्छा। तो कुसुन वगैरह मारते रहे। बाद में उन्होंने मुझे जी कहते जी हमारे से माफ़ी मांगो, हमारे पाँव में गिरो। पिस्टल एक लड़का लेके ना, लड़की का कज़न, उसका नाम है फरियाद। अच्छा। वो पिस्टल लेके मेरे सर पे खड़ा हो गया, कहता जी हम तुम्हें फायर मार देंगे अगर जी तुमने हमारे से माफ़ी ना मांगी, हमारे पाँव में ना गिरे। ठीक है, मैं चुप करके जी मार खाता रहा, मैं कुछ भी नहीं बोला। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया जी कि 2 बजे तक मुझे मारते रहे। 2 बजे के बाद जी मुझे थाने में दे दिया। अच्छा। 15 पे कॉल करके कहते जी हमारे घर में डकैत आ गया, डकैती करने, तो हमने उसे पकड़ के मारा है, तो जी लिहाजा आप उसे आके ले जाए। फिर मुझे थाने में ले गए हैं, तो पुलिस वाले ने मेरे से पूछा है, कहता जी क्या कौन सा थाना था? ये बाटापुर। बाटापुर। अच्छा। बाद में पुलिस वाले ने मुझे पूछा जी क्या मामला आता है, तो लड़की का भाई बोला, पहले शहजाद उसका नाम है, तो वो बोला, कहता जी कि ये हमारे घर में डकैती करने आया था। तो माशाल्लाह पुलिस वाला काफ़ी समझदार था, कहता अगर ये डकैती करने आया था तो इसके पास कोई पिस्टल होगा या इसके पास कोई खंजर होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी कि जिसके साथ इन्होंने आपको डराना धमकाना था। डकैती करने आया था तो या इसके साथ कोई लड़का होगा कि जो जी बाइक स्टार्ट करके खड़ा होगा कि जी ये डकैती करके आएगा जी, हम भाग जाएंगे। अच्छा। कहता जी हमने लड़के को, पुलिस वाला कहता जी हमने लड़के को पकड़ा है, वो आपके घर के अंदर था, बाइक भी उसकी आपके घर के अंदर खड़ी हुई थी, तो ये ऐसा ही डकैत है कि जो बाइक भी आपके घर के अंदर ले आया है। अच्छा। कहता जी सही बात बताओ, सही बात क्या है। पुलिस वाले ने खैर उनको चुप करवा दिया। फिर मेरे से पूछा, मैंने उससे बताया, मैंने कहा जी सर जी ऐसे ऐसे बात है कि इनकी लड़की ने मुझे बुलाया है, तो जी मेरे पास कुछ कैश था मेरे पर्स में। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि हेयर सलून वालों की जब ईद होती है ना, छोटी ईद पे, उनका काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो तकरीबन मेरी एक दुकान की 1.5 लाख सेल हुई थी, एक की हुई थी 1.25 लाख, एक की तकरीबन 80,000 हुई थी। अच्छा। तो वो मेरे पास तकरीबन, जब लड़की ने मुझे बुलाया कि मुझे भगाने के लिए आ जाओ, तो मैं अपनी दुकान से तकरीबन 70,000 रुपया लेके आया था। वो पैसे वगैरह आपसे जब्त कर लिए उन्होंने? इन्होंने मेरे से पर्स छीना। ठीक है, मुझे नहीं पता चला मैं पर्स कब छीन लिया। पर्स जी पॉकेट से निकाल लिया, उसके बाद जी मेरे मोबाइल वगैरह निकाल लिए, उन्होंने मोबाइल मेरे ऑफ कर दिए, मेरे पैसे भी निकाल लिए। उसके बाद जी मेरे गले में एक गोल्ड की चेन थी। ठीक है, वो अल्लाह जानता है कि लड़ाई झगड़े में कहीं पे गिर गई,
या इन्होंने खींच के उतार ली, मुझे नहीं इस चीज़ का पता चला। उसके बाद जी ये इन्होंने काफ़ी मुझे मारने मुरने के बाद थाने में दे दिया। तो जी इन्होंने मेरे पैसे भी निकाल लिए। तो जब मैंने इनसे पैसों की बात की, कहते जी कोई पैसे नहीं आए थे, अगर साढ़े खिलाफ कोई एक्शन तो लैन की कोशिश की थी तो हम जी लड़की का मेडिकल करवाएंगे, लड़की का मेडिकल करवा के जी तुम्हारे पे जना का केस कर देंगे। कि नहीं, मैं तकरीबन ना, ये 5 मई का वाक़या है तो आज तकरीबन 5 जून हो गई है, मैं 1 महीना इनका ये मेरे साथ कोई शायद रब्ता करें या कोई मेरे अब्बू के साथ रब्ता करें या बड़ी बहन के साथ करें, क्योंकि मेरे घर में तकरीबन कुछ कोई रब्ता नहीं किया उन्होंने? इनके जी एक भांजे ने मुझे कॉल की है, वो तकरीबन होगा 17-18 साल का। वो मुझे फ़ोन करके कहता है, वो सदर में रहता है, तो वो मुझे फ़ोन करके कहता है जी हमने तुम्हें फायर मार देना है। अच्छा। वो उल्टा, हालांकि जी एक गलती जो हो गई, जो बात होगी, उस मामले को रफा दफा करने की बजाय वो मुझे फ़ोन करके धमकियाँ लगाते हैं कि जी हमने तुम्हें फायर मार देना। तो लिहाजा मेरे साथ, मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि अगर मेरे साथ रास्ते में आते जाते कोई हादसा हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार ये हैं। अच्छा, उनकी तस्वीरें वगैरह वीडियो क्लिप्स लगा सकते हैं? हाँ, वो मेरे आपकी सेफ्टी के लिए? मेरे पास तस्वीरें भी हैं, लड़की की भी हैं, ठीक है, उसकी पूरी फैमिली की भी हैं, वीडियोस भी है। वो मैं आपको ये वीडियो देख के अगर उनके दिल में आपके लिए रहम पैदा हो जाए और वो ये फैसला करें कि हम महविश को अरसलान के साथ ब्याह देते हैं, क्योंकि ये पहले तो सब कुछ कर चुके हैं ना, तो मेरे ख्याल से इनकी इस्तेमाल की हुई चीज़ इन्हें ही देनी चाहिए। और माजरत के साथ इस तरह के अल्फाज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नाज़रीन ये जो हमारी सोसाइटी है ना, इसमें ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ऐसे हैं, वो इस भाई की तरह भोले हैं, जिनको कुछ पता नहीं है कि पाकिस्तान की सोसाइटी कैसी है, लोग कैसे हैं। यहाँ पे तीसरा चौथा बंदा तो 420 है, लड़कियों को खिलाते रहते हैं, पिलाते रहते हैं, पैसा उनको डोनेट करते रहते हैं। जब निकाह या शादी की बात आती है, या तो उनके नंबर ब्लॉक हो जाते हैं या उन्हें बुलाकर इस तरह के वाक़यात पेश आ जाते हैं। मज़ीद अच्छा, मुझे ये बताएं कि पुलिस के मुहाफ़िज़ीन से भी कोई तवक्कुआत हैं, उम्मीद करते हैं कि वो आपको इंसाफ दें? नहीं, जिस पुलिस वाले के पास मेरा केस गया था ना, वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बंदा था। उसने यानी कि जो इंसाफ की बात थी उसने वही बात की थी। इन्होंने जी मेरे पे डकैतियाँ डालने की कोशिश की, ठीक है, तो वो पुलिस वाले ने कहा जी कि वो लड़का शक्ल से लगता ही नहीं कि जो डकैती करने वाला है, या ऐसा वो लड़का लगता ही नहीं, या उसके पास कोई प्रूव ही नहीं आपके पास है कि वो डकैती करने आया था, क्योंकि ना मेरे पास कोई पिस्टल था ना कोई चीज़ थी। तो दूसरी बात ये जो आप शादी वाली कह रहे हैं ना, वो ना एक करप्ट फैमिली है। उन्होंने, जब मेरे साथ ऐसे हुआ ना, मुझे बाद में इस चीज़ का पता चला कि इन्होंने पहले भी 2-4 लड़कों के साथ ऐसे किया है, ठीक है। ये ऐसे ही करते हैं कि जी ये अपनी लड़की को शादी नहीं उसकी कभी भी करेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही करते हैं, लड़की को पहले छोड़ देते हैं कि जी जाओ लड़कों को सेट करो। तो जब वो लड़के को ऐसे बुलाते हैं तो बाद में उसके पास जो चीज़ें होती हैं, पर्स होता है, ठीक है, पैसे वगैरह छीन लेते हैं, चीज़ें उसकी छीन लेते हैं। ये ऐसे करते हैं, बाद में जो कहते हैं कि जी अगर हमारे खिलाफ कोई एक्शन लिया तो हम जी लड़की का मेडिकल करवा के तो आपको थाने में दे देंगे कि जी हमारी लड़की के साथ जी इन्होंने ज़बरदस्ती की है। अच्छा, यानी कि अब भी आपकी जान को ख़तरा है? ज़ाहिर सी बात है, ये मुझे फ़ोन कर मास्क क्यों लगाया हुआ है? कुछ मामला ऐसे होते हैं कि अगर बिलफर्ज मेरे रिलेटिव या वहाँ तक बात जाएगी, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव को इस चीज़ का पता ही नहीं है। इस बात का आप यकीन दिलाते हैं ना कि ये जो स्टोरी है ये हक सच पे मबनी है? मैं इस बात के लिए कसम खाता हूँ, मुझे कुरान की कसम है, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। ये मुझे फ़ोन करते हैं, हालांकि लड़की के साथ मेरी तस्वीरें भी हैं। अगर ये मामला ऐसे ना हो तो लड़की के साथ मेरी तस्वीरें कहाँ से आ गई? जी नाज़रीन, ये सवालिया निशान है और मैं उम्मीद करता हूँ कानून नाफिज करने वाले इदारों से और पुलिस के मुहाफ़िज़ीन से, अदलिया से, कि इस नौजवान को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और जिस तरह इनके साथ ज़्यादती हुई है, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के केसेस पाकिस्तान में दिन ब दिन बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। और फ़िलहाल मुझे और अरसलान को इजाज़त दें। जी, लास्ट में क्या कहना चाहें? वो मुझे ये कहते अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन लेने की कोशिश की तो हमने अपनी लड़की को गायब करके तो तुम्हारे ऊपर गवाह का केस डाल देना है कि जी हमारी लड़की को इसने गवाह कर लिया। अभी मौजूदा उनकी लड़की उनके पास ही है। अच्छा। अगर यहाँ पे मैं आया हूँ ना, तो उसके बाद अगर वो कोई ऐसी हरकत करते हैं, ठीक है, या मुझे कुछ रास्ते में आते जाते कर देते हैं, क्योंकि मैं अपनी दुकान से तकरीबन रात को 12-1-2 बजे आता हूँ, तो वो मुझे फ़ोन करके धमकियाँ लगाते हैं, जी हम तुम्हें फायर मार देंगे, ऐसे कर देंगे, या अगर हमारे खिलाफ़ कोई एक्शन लिया हमने लड़की गायब करके तुम्हारे ऊपर जी गवाह का केस डाल देंगे।
कि जी हमारी लड़की इसने गवाह कर लिया। तो लिहाजा मेरी यही अर्ज़ है कि जी मेरे साथ इंसाफ हो, ठीक है, जो इनके ज़हन में प्लान है, ठीक है, उसकी तफ्तीश की जाए, इनसे पता किया जाए कि जी ये लड़के क्यों इनके जी मुझे फ़ोन करके या इनके ब्लैकमेल करते हैं या मुझे कहते हैं फ़ायर मार देना। इसकी वजह मैं जान सकता हूँ कि जी ये क्यों मुझे ऐसे फ़ोन करके कहते हैं कि जी हमने तुम्हें फ़ायर मार देना। जी नाज़रीन, फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी भी राय पेश कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।